समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे खेद प्रकट करता हूँ कि मुझे आने में बहुत देर हुई। आयोजक साथियों ने बहुत मेहनत की थी, आयोजक साथियों ने बहुत हिम्मत जुटाई और मेरे अच्छी तरह याद है जब मैंने 3 बजे करीब जानकारी ली थी तो इस पूरे ग्राउंड में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हमारे लोगों ने इसको भरा ना हो। लेकिन क्योंकि जब आप किसी सफर को पार करते हो कई तरह की मुसीबतें आपके सामने आती हैं। जब हमने 29 तारीख की रैली दी थी तब हमें नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश की रैली के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। अचानक से चुनाव डिक्लेयर हुआ और 29 तारीख में ही हमारे गठबंधन के साथियों ने एक रैली जयपुर में रख ली। अब मेरे पास ये रास्ता था कि पहले मैं यहाँ आऊँ या जयपुर जाऊँ। आप तो इस बात को जानते हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गोरखपुर आया था। जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आपके बीच आया, लेकिन जयपुर के साथियों की उम्मीदें थी कि वहाँ इलेक्शन है, आप वहाँ रैली में समय दें। मैंने भरसक प्रयास किया, तमाम साधन संसाधन लगाए और बहुत मेहनत करके मैं वहाँ से 4 बजे एयरपोर्ट आ गया कि किसी भी तरह तक 6 बजे तक आपके बीच चला आऊँगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जयपुर एयरपोर्ट अडानी जी के पास है और आप जानते हैं अडानी जी मुझसे कितना प्यार करते हैं, अडानी जी के मित्र मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक नया टैक्स लगाया है कि जो भी व्यक्ति उड़ेगा उसको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। हमने पैसे भी जमा करा दिए, उसके बाद भी उन्होंने क्लियरेंस नहीं दी। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे वहां प्लेन में बिठा के रखा। 1.5 घंटे बाद वो जानते थे कि आज फूलपुर की धरती पे आपने जो सैलाब इकट्ठा किया है, जब उसकी तस्वीरें जाएंगी तो स्थापित दलों की नींवें हिल जाएंगी, बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जो अपने आप को इस प्रदेश का नेता कहते हैं उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके मुझे रोका गया और मेरे साथी निराश हो रहे थे। मैंने उनसे कहा निराश मत हो, ए उत्तर प्रदेश के मेरे बहादुर सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, निराश मत हो। कोई मतलब नहीं बनता निराश होने का। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं 25 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं आपको वचन देके कह रहा हूं मैं दिसंबर के महीने में फिर लौटूंगा आपके बीच। और मैं एक और वादा आपसे कर रहा हूं, अपने नेताओं से भी कर रहा हूं, वो बहुत मेहनत करते हैं कि यहाँ 2024 का उत्तर पूरे देश का ये लोकसभा का चुनाव खत्म होगा। मैंने अभी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है उनको बताया, चौधरी साहब को, कि पूरे 3 साल कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर, कोई तहसील, कोई जिला नहीं बचेगा। चप्पलों से इस पूरे प्रदेश को हम लोग घूम घूम के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई एक दिन की नहीं है मेरे साथियों, एक दिन में कोई परिवर्तन होगा भी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गौर करो, आपने पूरे दिन मेरा इंतजार किया, आप भूखे प्यासे यहाँ बैठे हो। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी माओ बहनों का जो वहाँ बैठी हैं। और आप सोचो नौजवानों में तो जोश है, लेकिन मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ। यही लगभग समय था सूरतगढ़ में कि 9, साढ़े 9 बजे वो मेरे इंतजार में थे और मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ से सूरतगढ़ से यात्रा लेके गया था, संविधान बचाओ यात्रा। फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में गया। मैंने देखा कि रात को 1-1 बजे लोग इंतजार कर रहे थे, 1-1 बजे लोग इस उम्मीद से खड़े थे कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। मैं आपको भी ये कहने के लिए आया हूं, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया। आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, ये वो धरती है जिसने पूरे देश को बहुजन समाज के आंदोलन को रास्ता दिखाया। मगर मुझे आपसे कहना, आप मेरे नौजवान भाइयों की संख्या ज्यादा है। जब राजतंत्र था देश में तब राजा महाराजा और उनके जो मंत्री थे वो बैठ के निर्णय लेते थे कि जनता पे किस तरह से राज करना। हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण इस देश में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र का मतलब ये है
कि जनता द्वारा जनता का शासन, सरकार को चुनने का। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन अब राजा पैदा करने की ताकत आपके वोट में है। इस वजह से अगर राजतंत्र में हमें दूसरे संचालित करते थे, मैं समझ सकता था, लेकिन लोकतंत्र में भी हमारे ऊपर दूसरे लोग राज करें तो ये बड़े सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं या फिर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी और जो बात मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं, वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। चुनाव आ गया है, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, लोकसभा का चुनाव नजदीक लग रहा है। और जब वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं, मैंने परसों पूछा, मेरठ में एक दलित समाज के व्यक्ति को मारकर एक अपराधी ने लटका दिया और पुलिस को फोन करके कहा कि मार के लटका दिया, लाश ले जाओ। मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ अपने सम्मेलन में कि ये हमारी ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को मार के लटकाया जाता है, इसलिए हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं। और दलितों को यह बात बताओ कि किस तरह उस दलित परिवार के बच्चे मुख्यमंत्री जी की इंतजार देख रहे हैं। जब अभी एक घटना घटी थी यहीं आपके पड़ोसी जिले में, तो मुख्यमंत्री जी ने परिवार के दुख का संज्ञान लिया था और मैंने भी राष्ट्रीय सचिव जी को भेजा था उस परिवार से मिलने के लिए। मैं ये सोच रहा था कि मुख्यमंत्री जी दलितों की भी खबर लेंगे, मुख्यमंत्री जी दलितों के भी घर जाएंगे, मुख्यमंत्री जी दलितों का भी दर्द सुनेंगे, लेकिन मैं निराश हुआ कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और दलितों को मार के लटका दिया गया। उसके बाद आज मैंने अखबार को पढ़ा, हमारे साथियों ने भेजा कि कानपुर में उन्होंने दलित सम्मेलन किया और भगवान बुद्ध की तस्वीर उनके साथी उनको दे रहे हैं। और मैंने अखबार में यह भी पढ़ा कि इस बार मंच पे कोई नहीं बोला, सिर्फ दलित समाज के लोग बोले। मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने आए वो भी दलित समाज के लोग थे जो उनकी पार्टी में नेता हैं। यही अगर वो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग अपने गांव में कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस के लोग आके इनको सरकार के नेताओं के सहारे पे पीटने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को फेंक देते हैं और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख देते हैं। वही मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर को हाथ में लेके खड़े थे। मुझे बड़ी ऐसी आई, राजनीति क्या नहीं करवाती। एक तरफ पूरी सरकार आरएसएस और भाजपा के लोग भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को उनकी खाल खींचने में तुड़े हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवान बुद्ध की तस्वीर ले रहे हैं। राजनीति क्या क्या रंग दिखाती है। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि एक पार्टी जिसको आपने वोट देके सींचा, हमारे नेता भी सुने, आज उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वह खबर दे दिया है कि जाओ दलितों को जाके गुमराह करो, जाओ पिछड़ों को जाके गुमराह करो, जाओ उनको जाके उनकी वोट को लूटने का प्रयास करो। और हम तुम्हें वह खबर दे रहे हैं कि दलितों का किस तरह भी जाके बेवकूफ बनाओ। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, कोई आपका हितैषी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा। अगर उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े और मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्धों का कोई हितैषी है तो वो भीम आर्मी है और आजाद समाज पार्टी। ये बताने के लिए मैं आपके बीच मौजूद हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मेरे साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी महिला नेताएं भी मैंने पीछे मुड़ के देखा बैठी। मैं पुलिस के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा कि वो इतने लंबे समय तक टिके हुए। मुझे निराश हुआ, मैंने जिलाधिकारी जी से कहा था कि मुझे हेलीकॉप्टर की परमिशन दे दो, मेरी मजबूरी है, इमरजेंसी का प्रोग्राम है, मेरे लोग मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी हम लोग कमजोर, और मैं ये भी समझता हूं कि अगर लोकतंत्र में शोषण उसी के ऊपर होगा जिसके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी। शोषण हमेशा कमजोर पे होता है, कभी ताकतवर पे नहीं होता। आज चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तमाम लोग परेशान हैं। शोषण कमजोर पे होता है और शोषण हम अपनी वजह से हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसका वोट होगा उसका राज होगा। वोट हमारे पास है लेकिन वोट संगठित नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुजन से बहुमत बनाना है और जन से जनमत बनाना है और हर सताए हुए व्यक्ति को जोड़ के उसका हाथ पकड़ के उसको ये विश्वास दिलाना है कि वो दिन दूर नहीं,
जब उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली आएगी, जब उत्तर प्रदेश के लोग दोबारा से चैन की सांस लेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरह से जो शोषण हो रहा है वो बंद होगा, तमाम तरह जो गैर बराबरी हो रही है बंद होगा, और जाति धर्म के नाम पे जो हिंसा की जा रही है कमजोरों के साथ वो बंद होगी। सम्मानित साथियों, मेरी बात पे गौर करो। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, पानी देना है। जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े जारी हुए, आपने देखे? जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में 90% आबादी SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग की। देखे नहीं देखे बताओ मेरे लोगों। मैंने एक सवाल पूछा कि जब 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की है, जैन, सिख, बौद्धों की है, तो जब इस देश में गौर करना किस तरह तुम्हें तुम्हारा अपना नेता बता के उन्होंने लूटने काम किया। जब इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण आया 10%, तो वही नेता जो आपकी वोट लेके ताकतवर बने उन्होंने क्या कहा कि हम तो चाहते थे कि 20% आरक्षण मिलना चाहिए। जिनकी आबादी 10% है उनको 10% आरक्षण मिला, जो उनका बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके रोजगार की व्यवस्था हो गई, और ये हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान सड़क की खाक छान रहे। वो नेता आपके नेता कैसे हो सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पे है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन जो इसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम विरोध कर, हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में इस समाज के सच्चे नेता होते तो आप अड़ जाते। जैसे एक मेरे अच्छी तरह याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने कह दिया अगर वुमेन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़ी, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं के बिना आएगा तो ये हमारे लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने तो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे। ये बात तो मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं है, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सच बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने बिठाए कुर्सियों पे? आपने कितने लोगों को बनाया? आपने कितने लोगों को अवसर दिया? और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको मान्यवर काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे। तब आपको क्यों नहीं समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए? मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी या 1 बीघे थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। ये मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पे कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा। और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जो इसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा है। जब आपको वोट का अधिकार मिला
तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास कर रहे थे समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो मान्यवर काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटे की रक्षा की तरह करनी, और समाज ने अंगड़ाई ली, समाज खड़ा हुआ, तैयार हुआ। फिर ऐसा हुआ कि गरीबों के बेटों को नकार कर अमीर लोगों को फिर से जो है कुर्सी देनी शुरू कर दी। और मैं इशारे के तौर पे कह रहा हूँ, आप समझदार लोग हैं, जो बात मैंने अभी आपसे कही मैं उसको जोड़ के कह रहा हूँ कि 2006 से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने जो नारे दिए, आप गौर करना, आप बहुजन समाज के सिपाही हो, ये हमारे जो सम्मानित नेता जो नेतृत्व करते हैं, जो नारे मान्यवर काशीराम साहब ने दिए, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आज उस नारे को कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन जिनको काशीराम साहब विरासत दे गए, उन्होंने 2 महीने में बदल के रख दिया। उन्होंने बहुजन से सर्वजन कर दिया, उन्होंने हाथी से गणेश कर दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश कर दिया। उन्होंने अपने स्वार्थ में इस महापुरुषों के इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। आप ये सोचो, देश की वो पार्टी जिसने 50 साल राज किया हो, आज वो मान्यवर काशीराम साहब के नारों को दूसरे शब्दों में कह रही है। अगर हमारे लोगों ने विश्वासघात ना किया होता तो आज ये दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी इकट्ठा होकर इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राज कर रहा होता, और कोई इनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता। आप आंकड़े उठा के देखो एनसीआर के, हर प्रदेश में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति धर्म देख के चलता है। रोज अखबार पढ़ो, कहीं इस जिले में कि रेप, हत्या, जला दिया, मार दिया। अभी 2 घटनाएं मुझे हमारे साथी, हमारे नेतागणों ने बताई कि रोना पार में रीता मौर्य और उन इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य, अहिरोला जो थाना पड़ता, उन दोनों की हत्या की गई। गौर करना, उनके बच्चे आंदोलन धरने पे बैठ गए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जिनके घर आए और उनसे वादा किया कि 25 लाख रुपए की मदद करेंगे, और पुलिस ने भी वादा किया कि हम 1 हफ्ते में खोल दें घटना। बच्चों को कहा धरने से उठ जाओ। आज तक उस घटना में कोई कार्रवाई नहीं। ये पुलिस व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है। और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री दोबारा नहीं पूछा मौर्य परिवार से कि कहां, किस हालात में, रोटी मिल रही नहीं मिल रही है, कपड़े हैं या नहीं है, खाने को सर पे ढकने के लिए छत है या नहीं है। फिर ऐसे नेताओं का सत्ता में आने का भी फायदा क्या है पिछड़ों को। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि रोना पार में रीता मौर्य को जो है पीट पीट के मार दिया, उनके पति बचाने गए, उनको पीटा गया, वो हॉस्पिटल में है। और न्याय के नाम पे, जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, भारतीय संविधान देता है, न्याय के नाम पे उस परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा। फिर ये नेता, ये विधायक, ये मंत्री, मुख्यमंत्री किसके लिए, अगर ये गरीबों को न्याय भी नहीं दिला सकते। मैं पुलिस के साथियों की मजबूरी समझता हूं। पुलिस सरकार की होती, वो मजबूर कुछ अच्छा करने जाएं तो कुछ अच्छा कर दें तो सस्पेंड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, लाइन हाजिर हो जाते हैं। और अगर अच्छा करने का नेताओं के हिसाब से काम ना करें, जो सरकार के नेता हैं, तो नेताजी मारपीट भी कर देते हैं। अभी मैंने देखा 2 दिन पहले ही एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को पीटा गया। अगर वो कोई अधिकारी ईमानदार से काम कर रहा है तो उनका मनोबल तोड़ रहे हो। ये वर्दी वाले लोग सुरक्षा का काम करते हैं जनता की, इनका मनोबल तोड़ रहे हो। किस लिए? अपने चंद नेताओं खुश करने के लिए। इसका प्रभाव समझते हो आम जनता पे क्या पड़ रहा है? जब पुलिस की वर्दी वाले को देख लेता है गरीब आदमी, तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि ये मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन आज वो पुलिस बेबस हो गई उत्तर प्रदेश में। आज वो पुलिस खुद अपमानित हो रही है। आज उस पुलिस को कुचला जा रहा है और तमाम तरह से प्रयास किया जा रहा है कि ये उनके हिसाब से काम करे। मैं पुलिस के साथियों को उनकी मजबूरी समझते हुए कहूंगा कि कोई भी, क्योंकि आपको संविधान की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से नौकरी मिली है, कोशिश करना किसी नेता के इशारे पे ऐसा कोई काम मत करना कि गरीबों की हाय, गरीबों की बददुआएं आपको लग जाएं। आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है।
आज हालात उत्तर प्रदेश में खराब है। मेरा कोई बदले का मतलब है ही नहीं। मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी से बदला चाहता ही नहीं हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस तरह ताकतवर लोग सम्मान का जीवन जी रहे हैं, इस तरह गरीब परिवारों को भी सम्मान का जीवन मिले, इनके बच्चों को भी रोजगार मिले, इनके बच्चों को भी आगे पढ़ाई करके पढ़ने का मौका मिले, इनके लोगों को भी अच्छा इलाज मिले, इनको भी जमीन मिले, इनको भी स्वाभिमान सम्मान से जीने का मौका मिले, इनकी भी हिस्सेदारी हो और ये भी आगे बढ़ के विधानसभा लोकसभा में जाके अपने क्षेत्रों के लिए कुछ कर सके, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। और ये हिस्सेदारी का मामला है। लेकिन मेरी ये भी समझ में आया सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी कि हिस्सेदारी मांगने से नहीं मिलती, जंग की तैयारी करनी पड़ती। आपने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपकी पूरी टीम ने, डॉक्टर आकिब और तमाम हमारे नेताओं ने जिस तरह से काम किया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो बहुत कम समय देता हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश में परदेसी हो गया हूं। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में कभी कभी आता हूं। आजकल मैं उत्तर प्रदेश में बहुत कम आ रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मेरी नजर नहीं है। मेरी मजबूरी है, क्योंकि जब एक गरीब का बेटा कुछ करने के लिए निकलता है तो पहले उसका खूब मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध किया जाता है, फिर उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं, और फिर एक समय आता है जब वो संकल्पित होकर अपने मिशन पे आगे बढ़ जाता है, जब उसको रोक पाना नामुश्किल हो और नामुमकिन हो जाए तो फिर उसका साथ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप निराश मत हो। मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं आपकी हिम्मत को जानता हूं। कोई नेता है उत्तर प्रदेश या देश में जिसके लिए रोज रात को 10 बजे तक लोग बैठे रहे? है कोई तो बताओ। और ये भी जानो ये पैसे पे बुलाए गए लोग नहीं है। पैसे पे बुलाया घंटे 2 घंटे में रुक जाएगा, पैसे पे बुलाया, साधन सुविधाओं पे बुलाया 3-4 घंटे रुक जाएगा। ये तो मेरे वो बहादुर भाई हैं, ये तो मेरी वो बहादुर बहनें माएँ हैं जो अपने बेटे से प्यार करती है और उम्मीद करती है कि बहुत लोगों ने ठका, अब हमें इंसाफ मिलेगा, अब हमारे जीवन में खुशहाली। मैं वादा करके कहता हूं, मुझे बहुत बात आपसे करनी है, आप विश्वास करो, लेकिन अब मैंने तय किया है, और ये तय मैंने उस दिन किया जिस दिन मुझे गोली लगी। जिस दिन मुझे गोली लगी आपको कैसा महसूस हुआ बताओ? ये तो मैंने अभी देखा। जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हारे बीच से कोई विरोधी मुझे गोली मार सकता है, मैंने देखा किस तरह से तुम्हारे अंदर बेचैनी हुई और तुम खुद पीछे हट गए। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये प्यार पैसे से नहीं मिलता है, ये प्यार संघर्ष से मिलता है। मैं यहाँ भले ही बोल रहा हूँ, इस धरती पे, लेकिन दुनिया में हमसे प्यार करने वाले हमारे साथी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का युग है, मैं यहाँ हूँ, वो लाइव के माध्यम से दुनिया से मुझे सुन रहे होंगे। अभी सिंगापुर से हमारे एक साथी मुझसे आते हुए बात कर रहे थे, उनका नाम है शोएब, मुझसे कह रहे थे कि भाई हम जैसे भी हैं हम आपके साथ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने देखा कि चाहे वो भारत में जुल्म हो या भारत से बाहर कहीं भी हो, जब भी किसी कमजोर को सताया जाएगा, मैं आपको जानकारी के तौर पे बता रहा हूं कि जब इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ अन्याय किया तो विदेश पॉलिसी को बेवकूफ बनाते हुए हमारे देश के नेता इजराइल का समर्थन करने लगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में बैठे लोग मुझे सुनते हैं। आपने देखा क्या हाल किया इजराइल ने, छोटे छोटे बच्चे। मैं किसी आतंकवादी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सत्ता एक भूख होती है। अपनी भूख के चक्कर में, उस जमीन को कब्जाने के चक्कर में क्या किया इजराइल ने, क्या खेल खेला गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ। इसलिए मैंने कहा था बिनोर से कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं, चाहे कुछ हो जाए, मैं हर एक कमजोर के साथ हूं। इसलिए मैंने उस दिन ये बात कही थी। और फिर क्या हुआ आपने देखा क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए मदद भेजी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक समझ ही नहीं पाए कि जो 2 दिन पहले इजराइल का समर्थन कर रहे थे वो फिलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ खड़े हों या इजराइल के खिलाफ खड़े हों। इसका कारण ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, ये सारी विदेशी पॉलिसी खराब कर रहे हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा
कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी ताकत को समझता हूँ, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, चलिए ना चाइना बॉर्डर की तरफ, चंद्रशेखर आजाद आपके पीछे खड़ा है, चलिए हम चाइना फतह करके आएंगे। चाइना हमारी जमीन कब जा रहा है, चाइना हमारे देश में घुस गया, हमारी कई सौ बीघे जमीन कब्जा ली, हम एक गज जमीन अपनी मिट्टी की किसी को नहीं देंगे, हम अपनी मिट्टी का, अपने देश का एक गज हिस्सा किसी को, दुश्मन को नहीं देंगे। आप चलिए ना चाइना की तरफ, भारत के वीरों में बहुत क्षमता है, और अब तो भीम आर्मी के लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जब आप चाइना की तरफ तो करोगे। क्या लड़ रहे हो उससे, अपने से कमजोर से? मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ इशारे के तौर पे कि आपको याद रहे कि चाहे अन्याय करने वाला आपका अपना हो या कोई गैर हो, कभी अन्याय करने वाले के साथ नहीं खड़ा होना मेरे लोगों, हमेशा उसके साथ खड़ा होना। जो परेशान है, जिसके ऊपर मुसीबत है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो मजलूम है, हर उसके साथ खड़े होना। और मैं ठगे हुए लोगों से कह रहा हूं, जो ठगे गए हर बार, बीजेपी हराओ, बीजेपी जिताओ, बीजेपी को हराना, इनको ले आओ। अगर आज कोई बीजेपी का मुकाबला पूरे देश में कर रहा है तो ये नीले पटके वाले लोग कर रहे हैं, आप इस बात को, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं राजस्थान में था, नेताओं के यहाँ 4 बजे ईडी वाले बैठे थे, मैं दिल्ली में था 6 बजे ईडी वाले बैठे थे। मैं उनको बुलाता रहता हूँ कि आओ किसी दिन हमारे साथ भी बैठ के चाय पियो, लेकिन वो जानते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं गरीबों का, ईमानदार लोगों का। वो जानते हैं कि इनके खिलाफ तो झूठी बातें फैलाओ जाओ कि अभी ये कमज़ोर हैं, अभी ये लापरवाह हैं, अभी ये जिम्मेदार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मीडिया के लोग भी हैं जो रात को 10:15 बजे एक टांग पे खड़े होकर यहाँ सुन रहे हैं मुझे, वो गैर जिम्मेदार हैं? जिनको ये कहा जाता है कि नौजवान है, नौजवान को समझते हो क्या होता है? नौजवान वो है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नौजवान वो है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 23 साल के थे शहीद आजम भगत सिंह जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा कबूल की। आप समझते हो, अपनी मिट्टी के लिए मिट जाना, अपने देश के लिए शहादत देना, व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुर्बान हो जाना, ये जज्बा भारत की धरती में है। ये ऐसी पाक धरती है, ये ऐसी पवित्र धरती है जहां का एक एक बहादुर हजारों पे भारी पड़ता है। ये ऐसी धरती है। आज तो हाल ऐसे हैं कि जो इस मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं देश के प्रति ईमानदार होने के। जो अपने इष्ट को याद करने से पहले, अपने खुदा को याद करने से पहले 5 बार सजदे में इस देश की मिट्टी को सलाम करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। लेकिन जो देश को नफरत में बांट रहे हैं, जो देश को चंद पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। जो पूंजीपति मित्रों के हजारों करोड़ रुपए माफ करते हैं, जो गरीबों पे 10,000 पे उनकी खाल खींचने का काम करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं करता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, आगाज हो चुका है। आपको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी है, कोई आपको सहारा नहीं देगा। इसलिए इशारे के तौर पर कह रहा हूं कि जाओ गली गांव में और मेहनत करके लोगों को एकजुट करो। आप देख लो कि लोग किस तरह से आपसे संबंध रखते हैं। चुनाव आएगा तो सब आएंगे। मेरी जगह होता कोई नेता तो कहता यार उनसे कह दो मैं आ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा और 2 घंटे भूखे रह लेंगे, लेकिन चलेंगे अपने लोगों के बीच, छोड़ेंगे नहीं उनको। जब वो मेरे लिए पूरे दिन से बैठे हो सकते हैं तो मेरी क्या हिम्मत कि मैं उनके बीच ना जाऊं। मैं वादा करता हूं कि दिसंबर के माह में लौटूंगा। और मैं आपसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, रुकेगा नहीं समय। मेहनत कर, समाज इंतजार कर रहा है, कोई इनको बुलाने आए। समाज कभी बिकाऊ नहीं था, समाज कभी कमजोर नहीं था। ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज भी स्थापित होगा, कोई रोक नहीं सकता। आप मेहनत करो।